तो गाइस आज का ये एनीमे काफी ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मरकर एक किसी का वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां के गॉड इसे इतना ज्यादा ओवर पावर्ड बना देते हैं। उसे अपनी पावर्स को छुपाने के लिए 10 रिंग्स को पहनना पड़ता है जो कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि नॉर्मली एक किसी का एडवेंचर किस तरह से शुरू होता है, इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। और उसे गॉडेस भी कुछ पावर्स देती है और उस दुनिया के सभी लोग भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारी कई सारी हीरोइंस भी होती हैं जो कि दिखने में काफी क्यूट होती हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था, लेकिन ये है मेरी हीरोइंस और ये है उसका रोमांचक सफर और उससे भी बुरी है उसकी किस्मत। इस बंदे का नाम है मकोतो और ये हमेशा की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन वो अचानक से ही किसी और जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सामने गॉड खड़े हैं। वो बताते हैं कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें इस पर साइन करने होंगे। मकोतो बोलता है कि मैं अचानक से किसी दूसरे वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूँ। वो गॉड उसे अपना नाम बताते हैं जो कि सकुनी होता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरी दुनिया से थे। अब ये सुनकर मकोतो हैरान होता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तभी मैं बोलूं कि मेरा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। गॉड बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने दूसरी दुनिया की देवी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने वादा किया था कि वो वक्त आने पर अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें सौंप देंगे। मकोतो बोलता है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरी दोनों बहनें में से किसी एक को लेकर जाया जाएगा। गॉड बोलते हैं कि हाँ। अब ये सुनकर मकोतो मान जाता है और कहता है लेकिन एक बात है। तब गॉड बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमने जो किताबें इकट्ठा की थी हम उन्हें ठिकाने लगा देंगे। अब ये सुनकर मकोतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद गॉड उसे कुछ पावर दे देते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से गायब होने लगता है, जिसे देखकर मकोतो डर जाता है। तब गॉड उसे बताते हैं कि उसे देवी ने बुलाया है। अगले ही पल मकोतो देवी के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि डीमंस और मॉन्स्टर ने इस वर्ल्ड में अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दी है, जिस वजह से हमारे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें बुलाना चाहिए। जैसे ही वो गॉडेस मकोतो का चेहरा देखती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो? हमारे मॉम डैड जैसा तो तुम में कुछ भी नहीं है। अब वो बोलती है कि क्या तुम मेरे सामने से हटने का कष्ट करोगे? तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। तब मकोतो बोलता है कि लेकिन तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। देवी कहती है कि चुप करो, तुम्हारी आवाज तो तुमसे भी ज्यादा भद्दी है और वैसे भी बाकी हीरोज हमारी दुनिया के लिए तुमसे बेहतर रहेंगे, इसलिए तुम्हें दुनिया के कोने पर 7 समुंदर पार भेजना ठीक रहेगा। वो बोलती है कि तुम्हें पावर देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हें पावर दे देती हूँ। अब वो मकोतो को उस दुनिया की सारी भाषाएं समझने की पावर्स दे देती है और उसे वहीं से नीचे फेंक देती है और बोलती है कि लगता नहीं है कि ये यहाँ से गिरकर जिंदा बच पाएगा। मकोतो हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये क्या मजाक है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब मकोतो नीचे गिरने ही वाला था, पर तभी सुकुमी वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। उससे माफी मांगता है और बोलता है कि हमें लगा नहीं था कि देवी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। वो बताता है कि जिस दुनिया में तुम पहले रहते थे वो दुनिया हमारे प्रोटेक्शन से बाहर थी, जिसमें तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थी और तुम्हारे सर पर भी बहुत बोझ था, और उसी बोझ की वजह से तुम्हारी पावर्स इस दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि तुम अब भी इमोर्टल नहीं हो। अब इस बातचीत के दौरान सकुमी की काफी सारी पावर्स खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो गायब हो जाता है और इस पावर्स को दोबारा पाने के लिए कई सालों तक आराम करना होगा। अब हम देखते हैं कि मकोतो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो इंसानों को ढूंढने के लिए 3 दिन तक लगातार चलता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान या मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। वो सोचता है कि मुझे बिना कुछ खाए पिए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी चल सकता हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो भागता हुआ उसके पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसने ओर्स को घेर रखा है। तब मकोतो उसके एक लात मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एक लात में ही उस मॉन्स्टर का सर अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान होता है और वो ओक के पास जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इंसानों का गांव कहाँ पर है? वो बताती है कि यहाँ पर आसपास कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि ये जगह दुनिया के दूसरे छोर पर बसी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता जाता। अब ये सुनकर मकोतो को उस देवी के ऊपर गुस्सा आता है। वो ओर्क से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा गांव यहीं पर आसपास है? ओर्क बोलती है कि नहीं, मैं इस पहाड़ी के ऊपर जा रही हूँ इनके लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए। वो बताती है कि कई सालों से हमारे गाँव के ऊपर धुंध छाई हुई है। बलि चढ़ाने के बाद वो अपने आप ही हट जाती है। मकोतो मन में सोचता है कि मुझे इसे बचाना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा उसे अपने गाँव ले जाती है, जहाँ पर वो उसे खाना खिलाती है। वो तो हैरान होता है क्योंकि खाना हवा में उड़ रहा था। तब एमा उसे बताती है कि ये तो बस एक साधारण सा मैजिक है। तब मकोतो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भी ये मैजिक सिखा सकती हो? अब अगले सीन में एमा उसे मैजिक सिखा रही थी। वो बोलती है कि सबसे पहले नॉर्मल मैजिक से शुरू करते हैं। अब वो मंत्र को बोलती है और अपने हाथ से ही आग को जला लेती है, जिसे देखकर मकोतो बहुत खुश होता है और वो भी मैजिक को ट्राई करता है। एमा बताती है कि सोचो कि ये एक आग का गोला है और निशाना लगाकर उसे फेंक दो। मकोतो ऐसा ही करता है और जब वो फायर बॉल को फेंकता है तो उसकी फायर बॉल इतनी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल थी कि वो पहाड़ में ही गड्ढा कर देती है, जिसे देखकर एमा शॉक हो जाती है और उससे उसका लेवल पूछती है, लेकिन मकोतो को कुछ भी समझ नहीं आता। तब एमा उसका लेवल चेक करती है, जिसे देखकर वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हमें पता चलता है कि मकोतो का लेवल सिर्फ 1 है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मकोतो भी उदास हो जाता है। तब एमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ और स्किल सिखा दूं, इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। अगले दिन मकोतो शिन से लड़ने के लिए चला जाता है और एमा को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा था कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो एक जगह पर रुक जाता है और फाइट की थोड़ी प्रैक्टिस करने लगता है। अब हमें पता चलता है कि वो बिना मंत्र बोले भी आग को जला सकता है और इस बार उसकी पावर भी काफी बढ़ जाती है। अब वो फायर को बो में कन्वर्ट करता है और काफी दूर टारगेट पर निशाना लगाता है। हम देखते हैं कि वो टारगेट को ही पूरी तरह से तबाह कर देता है। वहाँ के मोर्चे भी जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो कहते हैं कि तुमने सिन के घर को तबाह किया है, इसलिए अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि वहाँ चारों ओर से धुंध आने लगती है और वहाँ पर सीन आ जाती है और वो आते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। मकोतो उसके अटैक से बचता है, लेकिन धुंध की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी सीन अचानक से उसके पीछे से अटैक करती है, लेकिन मकोतो बार बार उसके अटैक से बच रहा था और अब उसे सिन भी दिखाई दे रहा था। वो सोचता है कि शायद ये सकुमी की दी हुई पावर्स की वजह से है। मकोतो उसके ऊपर फायर से अटैक करता है। तब सिन बोलती है कि मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करता, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि मकोतो की फायर की वजह से सिन जलने लगती है, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान होती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर सिन काफी शॉक होती है और कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे हराना तो नामुमकिन है। तभी वो उसके ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से सिन नीचे गिर जाती है। तभी सिन उसके ऊपर मेमोरी इल्यूजन करती है और हम देखते हैं कि मकोतो को एक मेमोरी दिखाई देती है जिसमें वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मुझे डेट करोगे? अब ये सुनकर मकोतो हैरान होता है और काफी शर्माने लगता है। तभी अचानक से रेड लाइट जलने लगती है और हाशिकावा रोने लगती है। अब वो उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे? हाशिकावा जब ये बोलती है तो मकोतो को उसकी चीज दिखाई देने लगती है और सिन भी ये सब बाहर से देख रही थी। वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये एक दूसरी दुनिया से है। अब उसकी मेमोरी सिन को पसंद आती है और यहाँ पर हाशिकावा उससे कहती है क्या हम छुट्टियों में कहीं घूमने चल रहे हैं, जिस पर मकोतो हाँ कहता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने तो उसे रुला दिया था। अब वो अपनी मेमोरी से बाहर आ जाता है और कहता है कि अब मैं सुकुमी की दी हुई पावर को समझ चुका हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने आसपास एक सर्कल बनाकर उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वो अपने हाथ से ही उस मेमोरी इल्यूजन को तोड़ देता है, जिसे देखकर सिन हैरान होती है। लेकिन वो सोचती है कि अब मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मुझे उसकी मेमोरी के बारे में और भी ज्यादा जानना है। तभी सिन उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि मेरा नाम सिन है और मैं एक विशिष्ट ड्रैगन हूँ और ऐसा माना जाता है कि मुझे हराना नामुमकिन है। तब मकोतो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। सिन उससे बोलती है कि मास्टर क्या आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक अलग तरीके का मैजिक है जिससे कई फायदे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े दोनों लोगों के साइन के बाद दोनों की पावर्स के अनुसार उन्हें विशिष्ट शक्तियां दी जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मकोतो मान जाता है, जिसके बाद सिन अपनी 50% पावर से शुरू करती है, लेकिन मकोतो की पावर बहुत ज्यादा थी जिस वजह से वो फेल हो जाती है। तब सिन अपनी 70% पावर का यूज करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोबारा से फेल हो जाती है और अब फाइनली वो अपनी 80% पावर का यूज करती है और हम देखते हैं कि उनकी पावर्स बराबर हो जाती हैं। सिन कहती है कि इस हिसाब से तो मैं इसकी गुलाम बनकर रह जाऊंगी। अब फाइनली इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और सिन एक लड़की में बदल जाती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद सिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से मकोतो की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। वो बोलता है कि क्या तुम किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, क्योंकि मेरी नजर कहीं और जा रही है। सिन बोलती है कि कोई बात नहीं, आप जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हैं। अब सिन एक पोर्टल खोलती है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी। तभी सिन बोलती है कि मास्टर हम कहाँ पर हैं, जिस पर मकोतो बोलता है कि ये मुझे कैसे पता होगा। अब उन दोनों को भूख लगने लगती है। तब मकोतो एक फल को तोड़ता है और उस फल को खाकर सिन काफी खुश होती है। तभी मकोतो बोलता है अगर हम यहाँ पर सिन की धुन से आ सकते हैं, इसका मतलब है कि वो सन की देवी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। वो सिन से बोलता है कि क्या तुम पहाड़ी ओर्स को परेशान करती हो? सिन मना करती है और बोलती है कि मेरा उन पहाड़ी ओर्स से कोई लेना देना नहीं है। मकोतो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चलकर उनकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं। जिसके बाद वो वापस से उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पर एमा भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें सिन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, इसलिए तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। तभी सिन बोलती है कि मैं ही सिन हूँ और इन्होंने मुझे हरा दिया है। अब ये सुनकर एमा को यकीन नहीं होता कि वो सिन है। तब वो उसे अपने कुछ सेल्स देती है और बोलती है कि तुम्हें यकीन नहीं कि मैं ही सिन हूँ। सिन को देखकर एमा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एमा के गाँव चले जाते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही थी और एमा मकोतो को शुक्रिया बोलती है उसके विलेज को बचाने के लिए। अब अगले दिन जब मकोतो सोकर उठता है तो वो देखता है कि सभी ओर्स ने अपना सामान बांध दिया है और वो सिन से पूछता है
है कि ये सब क्या हो रहा है। बताती है कि ये लोग मेरी दुनिया में जाना चाहते हैं और वहाँ की जगह खेती बाड़ी करने के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर भी भेज दिए हैं। अब मकोतो शौक होता है और बोलता है अगर उन मॉन्स्टर ने ओट्स को खा लिया तो हम क्या करेंगे। सिन बोलती है कि इसकी चिंता मत करो, मैंने इसके लिए अपना एक क्लोन बनाया है। अगर वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करेंगे तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। अब ये देखकर मकोतो काफी शौक होता है और बोलते हैं कि क्या तुम्हारी एक बेटी भी है। अरे आप क्या कह रहे हैं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरा एक क्लोन है। मकोतो सभी ओट्स से पूछता है कि क्या तुम सच में अपना गाँव छोड़कर वहाँ जाना चाहते हो। अब ये सुनकर सभी ओट्स हाँ बोलते हैं। इसके बाद सिन उन सभी को उस दुनिया में ले जाती है जहाँ पर वो सभी लोग काम पर लग जाते हैं। और दूसरी तरफ मकोतो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके पीछे से सिन उसकी मेमोरीज को पढ़ रही थी, जिस पर मकोतो कहता है अब बस भी करो। लेकिन सिन बोलती है कि बस एक लास्ट एपिसोड और देखने दो, लेकिन वो गलती से कुछ और ही देख लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि सिन ने अपनी कुछ यादों को खुला छोड़ दिया, जिस वजह से मकोतो को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। तभी वो सोचता है कि मेरे मॉम डैड भी इसी दुनिया से हैं, तो हो सकता है कि मैं उनके बारे में कुछ पता लगा सकूं। जिसके बाद मकोतो इंसानों के गांव जाने की डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एक डोर्स को देखते हैं जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ ओट्स को देखते हैं जहाँ पर उन्हें पेड़ काटने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मकोतो उसे काफी आसानी से काट देता है। अब मकोतो देखता है कि एक ओट्स की चोट लगी है, जिसे देखकर वो उसे ठीक कर देता है। ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं क्योंकि मकोतो ने बिना मैजिक के यूज किए ही उसे ठीक कर दिया था। मकोतो ये देखकर काफी खुश होता है और सकुमी को शुक्रिया बोलता है। अब हम देखते हैं कि खंजर को चलाने की वजह से मकोतो का हाथ कट जाता है, लेकिन उस मैजिक से वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर सीन आती है और उसके साथ में एक डोर्स भी होता है, जिसे देखकर मकोतो उससे पूछता है कि तुम अपने साथ किसे लेकर आई हो। बताती है कि ये एक डोर्फ है, इसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मकोतो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मकोतो सिन से लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सिन काफी दूर चली जाती है और बोलती है कि मैं अपनी तलवार के बिना इससे नहीं लड़ सकती, इसलिए इसे तुम ही संभाल लो। तभी डोर्फ बोलता है कि ये एक प्राचीन मकड़ी है जो कि सदियों से भूखी है और ये सब कुछ खा सकती है। सिन मकोतो को बताती है कि वो इससे पहले भी लड़ चुकी है और मैंने उसे हरा दिया था, लेकिन घायल होने के बाद मैंने इस मकड़ी को जाने दिया। अभी हम देखते हैं कि वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मकोतो इस बार उसके हाथ को ही काट देता है, लेकिन वो दोबारा से रिकवर हो जाती है, जिसे देखकर मकोतो काफी हैरान होता है। वो उससे काफी सारे पैरों को काट देता है, लेकिन वो काफी आसानी से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद मकोतो अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से वो मकड़ी काफी घायल हो जाती है। तब मकोतो सिन से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ये घायल होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। बोलती है कि लगता है ये आपको पसंद करने लगी है। अब वो अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करता है और उस अटैक से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है और इस बार मकोतो काफी घायल हो जाता है। अब वो मकोतो को खाने ही वाली थी, लेकिन तभी मकोतो को गुस्सा आता है। वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब मकोतो लगातार उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर सिन काफी शौक होती है। अब मकोतो अपने वाटर एरो से उसके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी हम देखते हैं कि मकोतो अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी वो मकड़ी उसे उठाती है, लेकिन इस लड़ाई के बाद वो उसे पसंद करने लगती है। तब सिन बोलती है कि तुम भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वो मकड़ी भी मकोतो के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। सिन उससे जलने लगती है क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब अगले दिन जब मकोतो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। अब मकोतो काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे बिना बताए किसी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी सिन बताती है कि ये एक एल्डर डोर्फ है और इसने काफी सारी फेमस स्वॉर्ड बनाई है। डोर्फ कहता है कि उसका नाम बरेन है और क्योंकि मकोतो ने काली मकड़ी को हरा दिया है, जिसकी वजह से उसका पूरा गांव बहुत ही बड़ी तबाही से बच गया है। तभी बैरन बोलता है कि क्या वो भी इस गांव में रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा डर कर जी है। अब ये सुनकर मकोतो हाँ बोलता है और कहता है हमारे पास अब भी काफी सारी जमीन है। तभी सिन कहती है अगर तुम इस गाँव में रहना चाहते हो तो तुम्हें इस गाँव को बनाने में और हथियार बनाने में हमारी मदद करनी होगी और साथ ही मकोतो को अपना महाराजा मानना होगा। बैरन मान जाता है और कहता है कि उन्हें 2 दिन लगेंगे यहाँ पर अपने साथियों को लाने में। और जाते वक्त सिन उसे अपने कुछ स्केल्स देती है, जिसे देखकर बैरन काफी खुश होता है। अब मकोतो अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए इंसान के गाँव को ढूंढने लगता है। अभी उसे इंसानी गाँव मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर सिन आ जाती है और बोलती है कि इससे पहले तुम सफर स्टार्ट करो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये सुनकर मकोतो उसके साथ चला जाता है। सिन बताती है कि वो दोनों चाहती हैं कि तुम उनका नाम रखो। मकोतो कहता है कि मिस स्पाइडर और मिस कुरु कैसा रहेगा। तो दोनों कहते हैं कि ये नेम तो बकवास है, आप हमें कुछ अच्छा सा नाम दीजिए। अब मकोतो सोचने लगता है और फाइनली 10 घंटे बाद उसे एक नाम मिल ही जाता है। सिन का नाम टोमोए रख देता है और सिन को ये नाम बहुत ही पसंद आता है और हम देखते हैं कि नाम रखने की वजह से
सिन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ जाती हैं। वो बताती है कि एक नाम ऐसा भी है जिससे उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। और ये सुनकर मकोतो काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तभी स्पाइडर कहती है कि अब मेरी बारी है मेरे प्यारे पति देव। अब मकोतो उसका नाम मियू रख देता है और ये नाम उसे काफी पसंद भी आता है। अब अगले दिन जब मकोतो सोकर उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग होते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। तभी सिन सबसे कहती है कि आज से तुम लोग मुझे टोमोई नाम से और स्पाइडर को मियो नाम से बुलाओगे और साथ ही तुम लोग हमारे मास्टर को महाराजा या फिर नवाब साहब कहकर बुलाओगे। अब टोमोई और मियो मकोतो को नवाब साहब कहकर बुलाने लगती है और ये सुनकर मकोतो भी बेदिली से मान जाता है। मियो कहती है कि नई प्रजाति इस दुनिया में बस चुकी है तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। तभी वहाँ पर डोव का मुखिया आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि आप मुझे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे और आपके गुलाम भी ऐसे हैं जो कि इस दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं। तो क्या आपको देवी ने किसी खास मकसद के लिए भेजा है? देवी का नाम सुनकर मकोतो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं उसके दिए मकसद को कभी भी पूरा नहीं करूंगा। उसने मेरी बहुत ही बेइज्जती की है और मुझे दुनिया के दूसरे छोर पर फेंक दिया था। वो बताता है कि उसे देवी ने कोई मकसद नहीं दिया है। तभी सिन अपने गुलामों को मकोतो से मिलवाती है जो कि लिजर्ड मैन होते हैं और ये हवा और पानी में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। मियो भी कुछ स्पाइडर को मकोतो से मिलवाती है और बताती है कि ये उसके गुलाम है और उन्हें लाइके कहा जाता है और ये कभी भी अपने भूख के नशे से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ये सब लोग होश में आ गए। मकोतो कहता है कि मुझसे जुड़ने का क्या मतलब है तुम्हारा? मियो बताती है कि मैं आपके खून और जादू शक्ति की बात कर रही हूँ जिसका यूज वो कुछ इस तरह से करते हैं। और ये देखकर मकोतो काफी शौक होता है लेकिन इस स्पाइडर को भी मजा आने लगता है। अब मकोतो उन्हें कुछ रूल बताता है कि वो आपस में कभी भी नहीं लड़ सकते और ये जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब सिन बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मकोतो बताता है कि वो किसी इंसान से मिलना चाहता है इसलिए वो इंसानी गाँव जा रहा है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही मकोतो उसके पास जाता है तो वो लड़की भाग जाती है, जिसे देखकर मकोतो काफी सदमे में चला जाता है और सोचता है कि वो लड़की मुझसे डरकर क्यों भागी। तभी वो सोचता है कि शायद उसके पीछे कोई मॉन्स्टर होगा, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मकोतो इंसानी गांव पहुँच जाता है लेकिन वो देखता है कि वो लोग जंग के लिए एकदम तैयार हैं, जिसे देखकर मकोतो काफी शौक होता है और बोलता है कि मैं इस गाँव में आना चाहता हूँ। लेकिन किसी को भी उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और वो काफी गुस्सा होता है क्योंकि ये उस देवी का काम है, इसकी वजह से वो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। और ये सोचकर मकोतो डिप्रेशन में चला जाता है। वो सब बोलते हैं कि ये तो एक कॉमन भाषा है और इसे हम सब बोल सकते हैं। सिन बताती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम असल में तुम्हारी मैजिक पावर्स है। इतनी ज्यादा मैजिक पावर की वजह से आसपास के इलाकों पर भी फर्क पड़ता है। मकोतो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं उनके लिए कैसा दिख रहा था? टोमोयो बताती है कि ये ऐसा है जैसे कि बहुत सारे डीमन किंग एक साथ उनके सामने आ गए हो। तभी एमा बताती है कि तुम अपनी मैजिक पावर्स को थोड़ा कम कर सकते हो, अपनी पावर्स को महसूस करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। मकोतो ऐसा ही करता है और उसकी थोड़ी सी पावर कम हो जाती है, लेकिन मकोतो कहता है कि इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी पावर्स को और ज्यादा कम करना होगा और साथ ही उसे कॉमन भाषा को भी सीखना होगा, जिसके बाद वो इंसानी गाँव जा सकता है और अपने चेहरे को छुपाने के लिए वो एक मास्क को पहनेगा। लेकिन थोड़ी देर लैंग्वेज सीखने के बाद मकोतो की फट जाती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख जाता है। तभी उसके पास एक डोफ आता है और उसे एक रिंग देता है। बताता है कि जो भी इस रिंग को पहनेगा उसकी सारी मैजिक पावर्स खत्म हो जाएगी और वो तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन जैसे ही मकोतो उस रिंग को पहनता है तो वो टूट जाती है, जिसे देखकर डोफ काफी हैरान होता है और बोलता है कि मैं इसे दोबारा बनाऊंगा ताकि वो आपको मार पाए। मकोतो सोचता है कि क्या ये मुझे मारना चाहता है। अब अगले सीन में मकोतो इंसानी लैंग्वेज को सीख रहा था, उसे वो बोलने में दिक्कत होती है लेकिन वो उसे काफी अच्छे से लिख सकता है। तभी वो डोफ वापस आता है और एक और रिंग को लेकर आता है, लेकिन इस बार भी वो जैसे ही रिंग को पहनता है तो वो उसकी सारी पावर को सोख लेती है, जिसे देखकर मकोतो काफी खुश होता है और वो सारी उंगलियों में उस रिंग को पहन लेता है और इंसानी गांव जाने लगता है। लेकिन तभी गेटकीपर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रेड या फिर कच्चे सामान के लिए आते हैं। अब वो लोग शहर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ के लोग सच में काफी खूबसूरत थे, जिसे देखकर मकोतो फिर से उदास हो जाता है। जिसके बाद वो लोग एडवेंचर गिल्ड में चले जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट मकोतो को देखकर थोड़ा हैरान होती है और बोलती है कि तुम्हारे कपड़े तो बहुत अजीब हैं। अब ये सुनकर टोमोयो और मियो को गुस्सा आ जाता है और वो बताते हैं कि सफर के दौरान उन्हें एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते और उन्हें इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि जिन लोगों का लेवल जितना ज्यादा होता है उनकी रैंक उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है और काम करने पर उनकी रैंक और ज्यादा बढ़ जाती
होती है और जो न्यू एडवेंचर होते हैं उन्हें ई रैंक से शुरुआत करनी पड़ती है। और अगर आप सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को मारते हैं तो आपकी रैंक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो कहती है क्योंकि तुम एक ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हो तो इसलिए तुम्हें मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ का यही नियम है, मकूतो बताता है, लेकिन उसने अपना गिल्ड कार्ड खो दिया है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें अपना नया कार्ड बनवाने के लिए सीगे शहर जाना होगा। अब मकूतो कुछ मिशन को देखने लगता है, लेकिन तभी मियो और टोमोए अपनी रैंक को चेक करने लगती हैं, लेकिन उनकी पावर बहुत ही ज्यादा थी जिस वजह से वो एक बड़ा स्कूल लेकर आते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब वो अपना लेवल चेक करती हैं। टोमोए का लेवल 1320 होता है और मियो का 1500। और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और उनका गिल्ड कार्ड भी बन जाता है। टोमोए पूछती है कि क्या हमसे भी ज्यादा लेवल वाला कोई इंसान है। वो बताती है कि हाँ, उसकी रैंक SSS की है और वो एक ड्रैगन स्लेयर है। उसका नाम सोफिया पोल का है और उसने काफी सारे ड्रैगन को भी मारा है जो कि राज्य में खुले घूम रहे थे। अब मकूतो भी अपना लेवल चेक करता है, लेकिन उसका लेवल सिर्फ 9 होता है, जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाता है और ये देखकर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो रहने के लिए अपने लिए एक रूम को ढूंढने लगते हैं। वो बताता है कि हर रात के लिए उन्हें 6 गोल्ड कॉइन देने होंगे और ये उसकी करेंसी में 6 लाख रुपए होते हैं। इसे देखकर वो काफी शौक होता है, लेकिन तभी टोमोए अपनी पावर को दिखाती है और बताती है ये तो तुम कुछ ज्यादा ही ले रहे हो। उनकी पावर को देखकर उस बंदे की फट जाती है और वो 2 गोल्ड कॉइन में मान जाता है। मकूतो टोमोए से कहता है कि आज की रात हमारे सामान की निगरानी तुम करोगी क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। इसके बाद मकूतो कुछ खाने के लिए बाहर चला जाता है और मियो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उनके पास एक लड़की आती है। अब सीन चेंज होता है और हम टोमोए को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर टोमोए काफी गुस्सा होती है और उन्हें मार देती है। जो देखकर एक चोर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टोमोए उसे पकड़ लेती है। अब हम मकूतो को देखते हैं जहाँ पर वो मियो को उससे बात करने के लिए भेज देती है। मियो कहती है कि बताओ तुम्हें हमसे क्या काम है अगर मरना नहीं चाहती, लेकिन तभी मकूतो उसे बुलाता है और कहता है तेरी माँ का ये कौन सा तरीका है बच्चों से बात करने का। अब मकूतो उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो लड़की रोने लगती है और ये सब एक बंदा पीछे से छुपकर देख रहा था, जिसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाते हैं। वो बताती है कि उसका नाम रिनोन है और 1 मंथ पहले उसकी बहन काम देखने के लिए बाहर गई थी और तब से उसे उसने नहीं देखा। अब टोमोए उसे मकूतो के पास ले आती है और मकूतो उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने बहुत लोगों को मार दिया। और जब मकूतो उसके हथियार निकालता है तो उसका सामान बाहर आ जाता है, जिसे देखकर टोमोए उससे कहती है कि किसी का प्राइवेट सामान देखना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद मकूतो रिनोन को कुछ खाना देता है और कमरे में जाने को बोलता है, लेकिन वो जाने से पहले मकूतो को अपनी बहन का एक स्केच देती है और ये देखकर मकूतो थोड़ा शौक होता है। तभी वहाँ पर मियो आती है और बोलती है कि वो तो बहुत बेसुआद थे और तुम लोग समझ ही गए होगे कि ये किसकी बात कर रही है। मियो मकूतो को देखती है जहाँ पर वो बहुत ही गौर से कुछ देख रहा था। अभी ये नहीं, मकूतो मियो को उसकी बहन का फोटो देता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि ये लड़की कहाँ पर है और क्या तुम उसे वहाँ जाकर ढूंढ सकती हो। मियो कहती है कि लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों, वो जिंदा है भी या नहीं हम ये भी नहीं जानते। अब ये सुनकर मकूतो उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ये बताओ कि ये कैसी रिक्वेस्ट है। जिसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि रिनोन ने जिस लड़की का फोटो दिया था बिल्कुल हाशिकावा की तरह है और इसलिए मकूतो थोड़ा हैरान हुआ था। अब हम मियो को देखते हैं जहाँ पर वो टोमोए से बोलती है कि उस लड़की के बारे में बात करते वक्त वो काफी सीरियस हो गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे पहले से ही जानते हो। टोमोए मना करती है और बताती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि नवाब साहब का इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। मियो पूछती है कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो। टोमोए बताती है कि मैंने अपनी शक्तियों की वजह से उनकी सारी यादें देखी हैं। अब ये सुनकर मियो काफी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है तुम मुझे बताओगी कि असल में नवाब साहब कौन है। टोमोए मना करती है और बोलती है कि हमें जल्द ही उस लड़की को ढूंढना होगा वरना नवाब साहब भी ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं। अब अगले दिन हम लोग मकूतो को देखते हैं जहाँ पर वो रिनोन के साथ कुछ सामान बेचने के लिए जा रहा था। मकूतो कहता है कि तुम अपनी बहन की चिंता मत करो क्योंकि मैंने टोमोए और मियो को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है। अब ये सुनकर उसे अपनी बहन की याद आती है और हमें पता चलता है कि उसकी बहन पर बहुत सारा कर्ज था और वो उस कर्ज को नहीं चुका पाई, जिस वजह से वो उसे वहाँ से भागने को बोलती है। लेकिन हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि रिनोन को पकड़ लेता है और बोलते है कि तुझे क्या लगा कि तू इस शहर से भाग जाएगी। अब हम उसकी बहन को देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो बताती है कि उसका परिवार सदियों से मॉन्स्टर को मारता आ रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से उनका एक पूर्वज एक मॉन्स्टर से हार गया और उस फाइट में उन्होंने अपनी कीमती स्वॉर्ड भी खो दी और उस स्वॉर्ड को वापस लाने के दुनिया के दूसरे छोर पर पहुंच गई। अब वो मरने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर टोमोए और मियो आती हैं। वो बोलती है कि अच्छा
है कि ये अभी जिंदा है। वो उसे हील करती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है और सोचती है कि ये कौन है। जिसके बाद वो दोनों मकूतो के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक दरवाजा आता है जिसे वो तबाह कर देती है। अब वो लोग उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो इस शहर का सबसे ताकतवर एडवेंचर होता है। अब सीन चेंज होता है और हम मकूतो को देखते हैं जहाँ पर वो अपने सामान को बेचकर आ रहा था। मकूतो काफी शौक होता है क्योंकि उस दुनिया के सिर्फ थोड़े फल ही 500 गोल्ड कॉइन में बिकते हैं। जिसे देखकर रिनोन काफी डर जाती है। तभी वो एक बंदे को देखती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है। मकूतो सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इतना बोलकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। तुम्हें याद ही होगा कि इस पावर की मदद से वो उसके अंदर की सभी चीजों को देख और सुन सकता है। रिनोन बताती है कि उसकी गाड़ी में कुछ फल थे जो कि 500 गोल्ड कॉइन में बिके। अब ये सुनकर वो बंदा बहुत खुश होता है और बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उन पैसों को चुरा लो और ये तुम्हारी बहन के खर्च के लिए काफी है। इससे तुम दोनों आजाद हो जाओगे। ये सब मकूतो भी देख रहा था। अब हम टोमोए को देखते हैं जहाँ पर हमें रिनोन की बहन का नाम पता चलता है जो कि टोया होता है। वो बंदा कहता है कि तुम चल भी कैसे सकती हो। टोमोए बोलती है कि ये क्या बात है, इस शहर का सबसे ताकतवर इंसान उसे बचाने के लिए नहीं आया है। अब हमें पता चलता है कि वो बंदा उस गैंग का लीडर है। तभी एक आदमी बताता है कि ये तो वही है जिनका लेवल 1000 से भी ऊपर है। तभी मिल्स कहता है कि एक ओवर पावर मोस्टर जो इंसान की तरह दिखता था वो कुछ दिनों पहले इस शहर के अंदर आया था और उसके ऊपर कई सारे इनाम भी हैं और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उसे मारने का काम मिले। लेकिन वो दोनों मना करती हैं और बोलती हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तब मिल्स उन दोनों को अपने साथ मिलने का मौका देता है और बोलता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें फाइटिंग स्किल सिखाऊंगा और तुम्हें एक आराम भरी जिंदगी मिलेगी। टोमोए और मियो उसके ऑफर को मना करते हैं। तब मिल्स कहता है, अच्छा तो तुम उस मार्क्स वाले बंदे की वफादार हो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो एक नंबर का बेवकूफ है। इतना बोलकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये सुनते ही टोमोए और मियो को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मिल्स उससे बच जाता है क्योंकि उसके पास इस दुनिया की सबसे ताकतवर शील्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब सीन चेंज होता है और हम रिनोन को देखते हैं जहाँ पर वो बाहर बैठकर सोच रही थी मैं उन पैसों को कैसे चुराऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और बोलता है कि इस होटल के सामने इस तरह से बैठना मना है और वैसे भी तुम जैसे गंदे लोगों को यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर मकूतो आता है और बोलता है, जरा औकात में, तुम जिससे बात कर रहे हो वो मेरी दोस्त है। और ये सुनते ही उसकी फटने लगती है और वो पसीना पसीना हो जाता है। दोबारा सीन चेंज होता है और हम टोमोए को देखते हैं। वो कहती है पहले अटैक मैं करूंगी और उसके एक मुक्के में ही उसकी सील तोड़ देती है और वो सिर्फ कुछ सेकंड में ही उन सबको हरा देती है और साथ ही वो उस जगह को भी तोड़ देती है। टोमोए कहती है कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रही हो, लेकिन तुम मुझसे सिर्फ आधे लोगों को ही मार पाई। लेकिन मियो कहती है कि मैंने तुमसे 2 ज्यादा मार रहे हैं। अब इन दोनों में ऐसे ही बहस होने लगती है। तब टोमोए अपनी पावर दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने उससे ज्यादा मारे हैं। लेकिन तभी मियो अपनी पावर दिखाती है और बोलती है कि अब बताओ। और वो ऐसे ही बकचोदी करने लगते हैं और इस बकचोदी में वो पूरे शहर को तबाह कर देते हैं और ये देखकर उन लोगों की फटी हुई होती है। इसके बाद रोन को उसकी बहन मिल जाती है और वो उसे शुक्रिया बोलते हैं। तभी मकूतो बोलता है कि मियो क्या तुम स्पाइडर सिल्क बना सकती हो। हम मकूतो इस सिल्क से दोनों को बांध देता है और बोलता है कि तुम दोनों ने रिनोन की बहन को बचाकर अच्छा काम तो किया है, लेकिन साथ ही तुमने पूरे शहर को तबाह कर दिया। मैं ये सब करने को किसने कहा था। वो उन्हें बो में बांध देता है और दूर फेंक देता है। अब जेसुया से निकलने के बाद वो लोग एक और विलेज में चले जाते हैं। वो बंदा बताता है कि जेसुया पर एक बहुत खतरनाक मोस्टर ने अटैक किया था जिसकी वजह से वो पूरा शहर ही तबाह हो गया, लेकिन इन्होंने उस मोस्टर को मार दिया। मकूतो बोलता है कि हमारा नेम एडवेंचर के तौर पर पहले ही रजिस्टर हो चुका है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है आपको अपना नाम दोबारा गिल्ड में रजिस्टर करवाना होगा। मकूतो बोलता है कि ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। वो सोचता है कि मुझे इन दोनों में से किसी एक को बाहर भेजना होगा। टोमोए के पास जाता है और बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्योंकि तुम्हारा लेवल म्यू से कम है। मकूतो बताता है कि तुम्हें अपना लेवल बढ़ाने के लिए योद्धा का सफर करना चाहिए। एक टाइम पर योद्धा अपने सफर को स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। टोमोए उसकी जाल में फंस जाती है और अपने सफर को स्टार्ट करती है। इसके बाद मकूतो भी सीगे के
लिए निकल जाता है और उसके साथ में कुछ लोग भी होते हैं। रिनोन कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मकोतो को पसंद करती हैं। ये सुनकर म्यू शर्माने लगती है। तभी वो नोटिस करता है कि उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, जिसे देखकर मकोतो म्यू को भेज देता है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और यहाँ पर म्यू काफी आसानी से सभी मॉन्स्टरों को मार देती है और ये देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी टोआ बोलती है कि क्या हम इन्हें इकट्ठा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। मकोतो बोलते हैं कि हमें आगे बहुत लंबा सफर करना है, इसलिए हम इन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो उसकी पोम्पो को देख लेता है और बोलता है कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। इस चीज को मियो और रिनोन भी देख लेती है। मकोतो बोलता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता था कि इन चीजों को कैसे इकट्ठा किया जाता है। अब हम टोआ को देखते हैं जहाँ पर वो उन कीड़ों की आंख निकाल लेती है, जिसके बाद वो अपने सफर को फिर से स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। मकोतो बताता है कि उसकी कंपनी का नाम कुज़ुहोना कंपनी है। अब वो लोग सीगे शहर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो सेल करने पर बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। मकोतो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन मॉन्स्टर से लड़ो, लेकिन वो लोग मना करते हैं और बोलते हैं कि हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, वो हमें मार देंगे। और मियो भी इन सब से लड़ने से मना कर देती है क्योंकि हर बार उससे कुछ न कुछ बचाने को बोला जाता है। अब मकोतो के पास दूसरा कोई इशारा नहीं था, इसलिए वो खुद ही उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। वो पूछता है कि इन मॉन्स्टर का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा होता है, तो वो बताती है कि वो उनका पेट है, लेकिन वहाँ पर निशाना लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो काफी आसानी से सभी मॉन्स्टरों को मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं। वो बोलती है कि तुम्हारा लेवल तो 1 है, कहीं इस बॉम्ब में मैजिक तो नहीं है। जिसके बाद वो लोग सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। अब वो लोग सीगे शहर पहुंच जाते हैं। मकोतो अपने गिल्ड कार्ड को भी बनवा लेता है और मिशन को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक स्पेशल मिशन मिलता है जिसमें उन्हें रूबी मॉन्स्टर की आई चाहिए थी और ये वही मॉन्स्टर है जिन्हें उन्होंने मारा था। अब वहाँ पर टोआ आती है और बोलती है कि इस सफर की वजह से उसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए वो उसे शुक्रिया बोलती है। जिसके बाद वो लोग सामान को बंटवारा करने लगते हैं और मकोतो सभी रूबी आई को ले लेता है और बाकी सारे सामान को वो उन्हें ही दे देता है। तभी टोआ बताती है कि अब वो लोग वहाँ से जा रहे हैं। जाने से पहले वो लोग एक पार्टी करेंगे। हमें पता चलता है कि ये गिल्ड कार्ड काफी ज्यादा हाईटेक है, इसमें शहर का नक्शा और मॉन्स्टर की जानकारी भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि खरीदी नहीं जा सकती। और ये देखकर मकोतो काफी खुश होता है। अब वो सभी लोग पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मकोतो मीट को खाने लगता है जो कि सच में काफी ज्यादा टेस्टी होता है। अब हमें उन सभी का नाम पता चलता है। इसका नाम लूसिया है और इस लड़के का नाम हाजिल है जो कि एक एल्केमी मास्टर होता है। इसका नाम लेलिना है। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, तो क्या तुम मुझसे पंजा लड़ाओगे। वो ऐसे ही मजे करते हैं और मियो वहाँ पर काफी सारा खाना लेकर आती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मकोतो बोलता है कि तुम अकेले ही कमरे में चली जाओ क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना है। अब ये सुनकर मियो काफी खुश होती है और बोलती है कि आज टोमोए के आने में कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है, इसका मतलब है कि आज मैं वो कर सकती हूँ। वो देखती है कि उस रूम में 2 बिस्तर हैं, जिसे देखकर वो एक बिस्तर को गायब करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर मकोतो आ जाता है और मियो आंख मीच कर एक जगह पर बैठ जाती है। लेकिन मकोतो कुछ नहीं करता और सो जाता है। अब अगले दिन वो दोनों अपने वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि अब मकोतो भी उस धुन को बना सकता है। एमो बताती है कि एल के पहाड़ पर रहते हैं और सारा काम करते हैं और लिजर्ड मैन इस काम में उनकी मदद करते हैं और डुओ घर बनाने और मरम्मत के काम को करते हैं और साथ ही वो आपके लिए स्वॉर्ड भी बनाएंगे। वो बताती है कि ये आपका घर बनेगा और इतने बड़े घर को देखकर मकोतो काफी शौक होता है। वो बताती है कि ये एक महल है आपकी यादों के हिसाब से। मकोतो बोलता है कि मेरी टोमोए से कई दिनों से बात नहीं हुई है, क्या तुम उससे मिली हो। एमा मना करती है। तभी वहाँ पर एल्डर डुओ भागकर आता है और बताता है कि मैंने अपने भागने के लिए कुछ ऐसे जूते बनाए हैं। वो मकोतो को अपने साथ लेकर जाता है और कुछ कवच दिखाता है, लेकिन मकोतो को कुछ पसंद नहीं आता। अब ये सुनकर डुओ काफी हैरान होते हैं। तभी वो एक कपड़े को देखता है, ये भी एक कवच है और उसे रुबुई ने बनाया है। वो बताता है कि ये कवच आपकी मैजिक पावर को पूरी तरह से सोख लेता है और उसे पहनने वाले को तुरंत ही मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे मकोतो को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर रुबुई काफी हैरान होता है। वो बताता है कि ये आर्मर आपको हर तरह के अटैक से बचाएगा और इसका कलर चेंज होने पर आपकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। मकोतो ट्राई करता है और काफी खुश होता है। वो बोलता है कि मैं इसका यूज जरूर करूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो मैजिक से तरह से भर जाता है और फट जाता है। तब मकोतो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बना सकते हो जो थोड़ा ज्यादा टिके। रुबुई हाँ बोलता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसा कवच बनाऊंगा जो कि आपको तुरंत ही मार देगा। मियो मकोतो को कुछ एल्को से मिलवाती है जो कि इंसान की तरह लग रहे थे, जिसे देखकर मकोतो काफी शौक होता है। मियो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इन्हें रूप बदलने की ट्रेनिंग दी है, इन्हें ज्यादा देर तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर
सकते। पूछते हैं कि क्या आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं। मकूतो बताता है कि ये तो पैर कोरंस है कि बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। वो बताता है कि इससे उसका हाथ भी जल गया। मकूतो बोलते हैं दिल में उगने वाली चीज है और भी ज्यादा पावरफुल होती है और इनका सिर्फ छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हें आसानी से मार सकता है। लेकिन मियू उसे खा लेती है और बोलती है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब हम मकूतो को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट से अकेले ही मिलने के लिए चला जाता है। उसका क्लाइंट कहता है तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है और अब हमारे बीच बात करने जैसा कुछ नहीं बचा। वो कहता है कि रूबी मॉन्स्टर कम पाए जाने वाले बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और आपके लेवल का इंसान कभी भी इतने खतरनाक मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा। लेकिन मकूतो रूबी मॉन्स्टर की आइस निकाल लेता है जिसे देखकर वो बंदा काफी शौक होता है और उससे माफी मांगता है। मकूतो बोलता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रूबी मॉन्स्टर की आइस क्यों चाहिए। वो बताता है कि उन्हें एक स्पेशल दवा बनानी है जिसके लिए उन्हें रूबी आइस की जरूरत है। वो बताता है उसकी वाइफ और बेटी पर एक बहुत बड़ा सिराप लगा है और उसे तोड़ने के लिए मुझे वो दवा बनानी होगी। मकूतो पूछता है कि ये सिरापी बीमारियां क्या होती हैं। वो बताता है कि सिरापी बीमारियां वो होती हैं जो कि विच डॉक्टर्स देते हैं और उन दोनों को लेवल 8 की सिरापी बीमारी लगी है। मकूतो बोलता है कि मैं उस दवाई को बनते हुए देखना चाहता हूँ। वो बताता है कि मैं एक अल्केमी मास्टर को जानता हूँ, अगर तुम उस लड़के से दवा बनवाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। अब ये सुनकर वो आदमी काफी खुश होता है जिसके बाद मकूतो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे मर्चेंट गिल्ड में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसे पता चलता है कि मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए पहले उसे 2 टेस्ट देने होंगे। मकूतो बोलते हैं कि ये टेस्ट कब होते हैं और इनमें क्या करना पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि पहले आपको 18 टेस्ट देना होगा और उसे पूरा करने के लिए इस बुक का यूज कर सकते हो और दूसरे टेस्ट में आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ सामग्री इकट्ठा करनी होगी जैसे कुछ आसान चीजें और टेस्ट को पास करने के बाद आपको आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करना होगा। उसे करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये टेस्ट साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। मकूतो उस बुक को ले लेता है जो कि उसे 2 गोल्ड कॉइन में मिलती है। मकूतो बुक को पढ़ता है और बोलता है कि मैं इस टेस्ट को आज ही दे सकता हूँ। मकूतो उस टेस्ट को देने लगता है। टीचर कहता है कि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लेकिन मकूतो बहुत ही जल्दी उस टेस्ट को पूरा कर लेता है। इसे देखकर वो टीचर काफी शौक होता है और बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसने इतनी जल्दी टेस्ट को पूरा कैसे कर लिया। बोलता है कि अगला टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और वो उसे एक बॉल निकालने को बोलता है और जब मकूतो बॉल को निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसे कुछ खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। जिसे देखकर मकूतो काफी शौक होता है। टीचर कहता है कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है। ये सुनकर मकूतो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब उस संकी देवी ने किया है। बोलते हैं कि ये चीज है या फिर इतनी ही कीमती कोई चीज है, तुम्हें 3 दिन में यहाँ लानी होगी। और ये सुनकर मकूतो रूबी मॉन्स्टर की आई निकाल लेता है, टेस्ट को पास कर लेता है। लेकिन ये देखकर वो टीचर काफी शौक होता है और बोलते हैं कि तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब मकूतो वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसे बहुत भूख लग रही थी इसलिए वो खाने के लिए चला जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम टोमोए को देखते हैं जहाँ पर वो एक मॉन्स्टर से लड़ रही थी। वो काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देती है और टोमोए उसे पकाने के लिए अपने साथ ले जाती है और वो खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। वहाँ पर एक और भाग कर आता है और बताता है कि मियू आपके रूम में घुस गई है और एक के बाद एक मकूतो की सारी यादें को देख रही है। सुनकर टोमोए डर जाती है और भागकर उसके पास जाती है लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि सब कुछ ठीक है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं लेकिन तभी मियू देखती है कि एक तस्वीर हिल रही है और वो भी आवाजों के साथ। समझ रहे हो ना। अब सीन चेंज होता है और हम मकूतो को देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जिसके बाद वो फाइनली एक ऑर्डर देता है लेकिन वो पीने में बहुत बेस्वाद होता है क्योंकि वो केले का जूस होता है। वो उसे दोबारा पीता है लेकिन वो उसे पसंद नहीं आता। अब अगले दिन मकूतो डेमी प्लेन चला जाता है जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे थे। तो मुझे बताती है कि पहले के हिसाब से इस बार फल बहुत ही कम आए हैं क्योंकि यहाँ का मौसम ठीक नहीं है। वो तो बताता है कि मैं डेमी प्लेन में उगने वाले सामान का व्यापार शुरू करूंगा पर उन लोगों को बेचना मुश्किल होगा जिन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कुछ करूंगा जो कि एडवेंचर घूमते फिरते डेमी प्लेन में आए और फिर हम यहाँ की चीजों के साथ उन्हें वापस भेज देंगे। इस तरह से हमारा नाम फेमस हो जाएगा और व्यापार करना आसान हो जाएगा। वो बात कर ही रहे थे लेकिन तभी टोमोए टेलीपैथी का यूज करके मकूतो को अपने रूम में बुलाती है और जब मकूतो वहाँ पहुँचता है तो वो देखते है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई को देखकर मकूतो दोनों को चुप कराता है और पूछता है कि तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रहे थे। टोमोए बताती है कि ये आपके
कि एक के बाद एक सारी यादों को देख रही थी। अब मकोतो सबको सुलझा देता है और वापस से सीगे शहर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 बिस्तर होते हैं। इस वजह से मकोतो उनसे बोलते हैं कि तुम एक बिस्तर मेरे लिए छोड़ सकती हो। अब इतना सुनते ही वो दोनों कुछ दिखाने लगती हैं, लेकिन मकोतो बोलता है रहने दो, मैं यहीं पर सो जाऊंगा। लेकिन तभी उससे गिल कार्ड पर एक मैसेज आता है जो कि उस एल्केमिस्ट की तरफ से होता है। बताता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अगले दिन वो दोनों उस कंपनी में जाने लगते हैं, लेकिन मकोतो कोई पीछे से देख रहा था। बोलता है कि सभी एडवेंचर को इकट्ठा करो, मैं उसे ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो दोनों उस कंपनी में चले जाते हैं। रिब्रेन बताता है कि सभी तैयारियां हो चुकी है, आप हमारे साथ चल सकते हैं। उसका बटर बताता है कि इस दवाई को बनाने के लिए तुम्हें रूबी आइस और बाकी सारी दवाइयों को मिलाना होगा। अब अल्केमिस्ट दवा को बनाने लगता है, लेकिन उसे मंत्र को बोलने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग रहा था, इसलिए मकोतो उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो उस दवाई को बना लेते हैं। उसका बटलर दवा को रिब्रेन के पास ले जाता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा दवा को बना लेते हैं, लेकिन वो उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़ता है। इसलिए जब वो बटलर आता है तो उसके हाथ से दवाई गिर जाती है, लेकिन मकोतो उसे पकड़ लेता है और कहता है इसके 2 घूंसे मैं बाद में मारूंगा। बटलर कहता है मालिक को चोट लग गई है। मकोतो उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये चोट उसकी बीवी ने ही मारी है। वो उसे दवा देने गया था। एल्केमिस्ट बताता है कि ये उस सिराप का असर है। बटलर कहता है कि ये सिराप इतना असरदार है, लेवल 8 के सिराप के लिए ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। रिब्रेन बताता है कि ये एक नॉर्मल बुखार से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे पानी से डर लगने लगा, रोशनी से डर लगने लगा और फिर उसका पागलपन और बढ़ गया। उसके सारे बाल झड़ गए, चेहरा सूख गया और आंखें लाल हो गई। वो पूरी तरह से बदल गई। उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। उस डॉक्टर ने बोला था कि ये आज ही खत्म हो जाएगा। तब मकोतो कहता है मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उन्हें रोकूंगा, तुम उन्हें दवा दे देना। रिब्रेन बोलता है कि तुम अकेले उन्हें नहीं रोक सकते। तब मकोतो उसकी ओर चेहरा करता है और ये देखकर रिब्रेन पीछे हट जाता है। और जब मकोतो उसके पास जाता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मकोतो उसे नीचे गिरा देता है और दवा पिलाने को बोलता है और उसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद मकोतो उसकी बेटे को भी ठीक कर देता है। तभी एल्केमिस्ट लास्ट दवा को भी लेकर आता है और वो उसे गिराने ही वाला था, लेकिन उसका बटलर उसे बचा लेता है। इसे देखकर मकोतो काफी शौक होता है और अब वो आखिरी पेशेंट के पास जाते हैं, लेकिन मकोतो देखता है कि वो अब भी होश में है। जिसके बाद वो उसे भी दवा पिला देते हैं। रिब्रेन उन्हें शुक्रिया बोलता है और कहता है अब मैं उस नफ्स से आजाद दूं। और इतना बोलकर वो देवी को शुक्रिया बोलता है। ये देखकर मकोतो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, जिसके बाद मकोतो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे टोमोए और मियो मिलती हैं। वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन भाई मुझे ये देखकर हंसी आ रही है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि ओवर पावर्ड है और जो सबसे पावरफुल मोस्टर हैं, जिन्हें इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, जिन्हें मारने के लिए देवी ने कुछ हीरोज को भेजा है, उसके ऊपर ये बंदे अटैक कर रहे हैं। मियो कहती है नवाब साहब के ग्रेड के सामने ये तो बस एक हवा का झोंका है। अब ये सुनकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। टोमोए बताती है कि ये एक असैसन है और जैसो ये छोड़ने के बाद सही आपके ऊपर ये नजर रख रहे हैं। अब वो बंदा काफी सारे लोगों को बुलाता है और बोलते है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। टोमोए मना करती है, लेकिन मियो हाँ बोलती है और कहती है ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए 10 गोल्ड कॉइन चाहिए। लेकिन हमें पता चलता है कि ये मकोतो का ही प्लान था, क्योंकि जैसा जैसुया में हुआ था वो ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। वो बंदा बोलता है अगर तुम लोगों ने रिब्रेन का काम नहीं किया होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। मकोतो बोलता है मुझे लगा ही था कि ये रिब्रेन के बारे में है। अब वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मकोतो टोमोए से बोलते हैं तुम उनसे खेला मत करो, लेकिन टोमोए बोलती है कि मुझे लड़ाई करने का इशारा ही नहीं मिला। आपको राजा और महाराजाओं की परंपरा तो पता ही होगी। तब मकोतो कहता है योद्धा टोमोए जाकर सबको सबक सिखाओ। अब ये सुनते ही टोमोए सबको हरा देती है। बोलती है तुम्हारा क्या होगा रे कालिया। अब ये सुनकर वो बंदा मैजिक का यूज करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मकोतो उसे रोक देता है। अब ये देखकर वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि मेरा नाम लाइम है और मैं सीगे शहर का नंबर 1 एडवेंचर हूँ। टोमोए उसे भी हरा देती है। अब वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे उसकी यादें दिखने लगती हैं। वो उसे छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुमने उन्हें इतना खतरनाक शराब क्यों दिया। लाइम बताता है कि मैंने तो बस उन्हें नींद वाला शराब दिया था। टोमोए बोलती है झूठ मत बोलो, तुम्हें उन्हें मारने वाला शराब दिया था। वो उन्हें पूरी बात बताता है। इसकी शुरुआत 2 मंथ पहले उसकी फेवरेट जगह पर हुई थी। वहाँ पर एक आदमी था जिसने उसे बताया रिब्रेन कंपनी की वजह से अब एडवेंचर के पास ज्यादा काम नहीं बचा, इसलिए वो खतरनाक मिशन को ले रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए। मैंने सुना कुछ दिन पहले अनाथ आली से भी कुछ एडवेंचर मारे गए हैं। और ये सुनते ही लाइम को गुस्सा आ जाता है। तब वो बताता है कि उसके पास एक सुझाव है, उसके किए की सजा उसके परिवार वालों को देंगे और उन्हें रापिनिन की दवा दी थी और यही उनका प्लान था। वो शराब उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारने वाला
वाला था मकोतो उसे जाने देता है, लेकिन मियो उसे रोक लेती है और बोलती है तुम्हें याद तो होगा ही। इतना बोलकर वो उसके सारे पैसे ले लेती है और मकोतो से बोलती है कि नवाब साहब मैंने पहली बार पैसे कमाए हैं। इसके बाद लाइम रिवेंट से माफी मांगता है और वो लोग उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद लाइम एक जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर टोमोए आती है और बोलती है ये वही अनाथालय है ना जिसे तुम बचाना चाहते थे। लाइम बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता। टोमोए कहती है मैं सब जानती हूँ और क्योंकि मैंने तुम्हारी तलवार तोड़ी है इसलिए तुम इस तलवार को रख सकते हो। उस तलवार को देखकर लाइम काफी खुश होता है। टोमोए बताती है कि ये कटाना है और उसे किसी एंसर डोफ ने बनाया है। वो कहती है कि तुम मेरे लिए काम करोगे एक जासूस बनकर। वो मान जाता है। तब टोमोए उसे काफी सारे गोल्ड कॉइन देती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। टोमोए कहती है अगर तुम हमारे लिए वफादार रहोगे तो मैं वादा करती हूँ तुम जिनसे प्यार करते हो वो सब सुरक्षित रहेंगे। अब हम रेवरेंट को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर रेवरेंट बोलते हैं मकोतो अपनी कंपनी शुरू करने वाला है तो हमें अपनी रणनीति चेंज करनी होगी। हम इतनी ऊंचाई पर ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। और ये सब टोमोए पीछे से सुन रही थी और बोलती है कि ये इतने भी सीधे नहीं है, हो सकता है कि वो विच डॉक्टर रेवरेंट कंपनी का ही शिकार हो। अब हम मकोतो को देखते हैं जहाँ पर वो डेमी प्लेन में चला जाता है। एमा बताती है कि आप तीनों को लेकर एक छोटी सी परेशानी है। हमारे योद्धा आपसे लड़ने के बाद अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। मकोतो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे खुद मिलना चाहूंगा और क्योंकि और भी सो रहे हैं इसलिए मकोतो टोमोए को लिजर्ड मैन से बात करने के लिए भेज देता है और मियो को अपने साथ ले जाता है। वो अपनी मैजिक का यूज करके उनकी बातों को सुनने लगता है और कहते हैं कि आज दोपहर के बाद हमारी नवाब साहब के साथ ट्रेनिंग है। मियो और टोमोए को नुकसान पहुंचाना तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें तो वो अटैक करने का मौका देती हैं। लेकिन नवाब साहब अपने एरो का यूज करके उसे दूर से ही हरा देते हैं और अगर हम उनके फायर एरो से बच भी जाएं तो वो अपने फायर मैजिक का यूज करके हमें आसानी से हरा देते हैं। मकोतो बोलता है कि मुझे अपनी पावर्स पर और ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए था। तभी मियो उसके पास जाती है और कहती है कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मकोतो बताता है कि ये टमाटर हैं, कच्चे हो या पके ये दोनों ही स्वादिष्ट होते हैं और उन्हें तेल में डुबा कर लंबे समय तक रखा जा सकता है और इसे पकाने के बाद इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो टोमोए से पूछता है कि बाकी प्रजातियों का क्या हाल है। टोमोए बताती है कि इनका भी वैसी हाल है, इनकी पावर जितनी होनी चाहिए थी उसकी 10% भी नहीं है। मकोतो बोलते हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सभी प्रजातियां एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। सभी प्रजातियां अपने अपने तरीके को अपने तक ही रखना चाहती हैं। मकोतो कहता है अगर ये एक दूसरे की टेक्निक सीख जाएं तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। अब ये सुनकर टोमोए एक प्लान बताती है। कहती है हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा सके। यहाँ पर जितने भी ड्राइव्स हैं उन सभी के सबसे पावरफुल योद्धा आपस में फाइट करेंगे। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो काफी जबरदस्त फाइट कर रहे थे और एक अटैक में ही उस जगह को तोड़ देता है। लिजर्ड मैन काफी ज्यादा पावरफुल तो था लेकिन वो फिर भी उससे हार जाता है। टोमोए कहती है कि तुमने अपनी पूरी पावर के साथ मुकाबला किया लेकिन अब भी बहुत कमजोर हो। जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। हमें ताकतवर योद्धा चाहिए ताकि हम उन पर भरोसा कर सकें। वो कहती है कि हमारे साथ फाइट करने से तुम्हारी ताकत का पता नहीं चल रहा था, इसलिए आज से हर एक हफ्ते में तुम सब आपस में फाइट करोगे। फाइट के दौरान हम तुम्हारी शक्तियों को देखेंगे और उस हिसाब से सबको एक रैंक दिया जाएगा। लेकिन और कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी तकनीक सबके सामने आ जाएगी। तुम अभी इतनी पावरफुल नहीं हो जो कि अपनी तकनीक को छुपाए और आने वाले मुकाबले में जो ताकतवर लोग होंगे वो सम्मान के साथ एक योद्धा कहलाए जाएंगे और जिन्हें लगता है कि वो योद्धा नहीं बन सकते वो अपने लिए दूसरा कोई काम ढूंढ सकते हैं। अब मकोतो भी उनसे यही कहता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग अभी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। टोमोए कहती है सब लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रखना क्योंकि कुछ दिनों बाद ही डेमी प्लेन रैंकिंग शुरू हो जाएगी। अब अगले सीन में वो सब सीगे शहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फिर से अपना लेवल चेक करते हैं। मियो का लेवल 1500 होता है और टोमोए का सिर्फ 1300 और ये देखकर टोमोए काफी निराश हो जाती है और यहाँ मकोतो का लेवल सिर्फ 1 होता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सभी बड़े लेवल के एडवेंचर रिटायर हो चुके हैं और जो भी एडवेंचर बचे हैं उनका इलाज चल रहा है। मकोतो सोचते हैं कि इसकी वजह तो हम ही हैं। वो कहती है हम लोग चाहते हैं कि सीगे शहर के नंबर 1 एडवेंचर की जगह पर आप किसी को ट्रेन करें। तब मकोतो कहता है मैं कुछ ऐसे एडवेंचर को जानता हूँ जिनका लेवल 100 से भी ऊपर है। मकोतो टोमोए को उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। टोमोए मान जाती है और वो सोचती है कि उनका ये बर्ताव देखकर मैं आसानी से कह सकती हूँ कि टोवो का चेहरा की दुनिया में किसी से जरूर मिलता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो उन्हें काफी खतरनाक ट्रेनिंग देती है, उनके ऊपर कुछ खतरनाक मोस्टर छोड़ देती है लेकिन वो उन्हें नहीं हरा
पाते टोमोए बैरियर बनाकर उन सभी को रोक देती है और बोलती है कि मैंने जो तुम्हें ट्रेनिंग दी थी उसका क्या हुआ, क्या तुमने उससे कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन वो कहते हैं हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम इन मोस्टर को हरा सकें, हम मर जाएंगे। टोमोए कहती है तुम्हारे फाइट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है, इसलिए वो उन्हें फाइट करने का तरीका बताती है। एल्केमिस्ट पानी और मिट्टी को यूज करके एक दलदल बनाएगा और तीरंदाज दूर से उनके ऊपर अटैक करेगी और वो दलदल के अंदर पावर कम करने वाली दवा मिला देते हैं, जिसके बाद टोमोए उन सभी को खोल देती है। लेकिन जहर की वजह से वो मोस्टर काफी कमजोर हो जाते हैं और वो लड़की उन्हें काफी आसानी से मार देती है और टोआ और डोफ उनके ऊपर सामने से अटैक करते हैं। लेकिन एल्केमिस्ट कहता है कि वो अब भी बड़े मंत्र को नहीं बोल सकता। वह कहती है सिर्फ सांस रोकने वाला मैजिक भी काफी असरदार रहेगा और इस तरीके का यूज करके वो अकेले ही काफी सारे मोस्टर को मार देते हैं। वह कहती है कि अगली बार तुम अकेले ही इस तरह से मोस्टर को हराओगे। वो बताती है कि इस जंगल में कुछ 100 बंदर हैं, तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है अपना प्लान बनाने के लिए। और ये देखकर वो लोग काफी शौक होते हैं और बोलते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में टोमोए एडवेंचर गिल्ड जाती है जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि उसने टोआ की टीम को शैडो टेल की गुफा में भेजा है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट काफी डर जाती है और बोलती है कि ये आपने क्या किया। लेवल 100 के एडवेंचर उनमें से सिर्फ एक को भी काफी मुश्किल से हरा पाते हैं और जिस जंगल में आपने उन्हें भेजा है वहाँ के मोस्टर तो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहाँ पर काफी सारे एडवेंचर गायब हो गए हैं, वो लोग मर जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि टोआ की टीम उन सभी को हरा देती है। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट काफी हैरान होती है। अब अगले सीन में मकोतो मियो से बोलते हैं क्या तुम एम्ब्रोसिया के फूल ढूंढ कर ला सकती हो, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है और हम इसे अपनी दुकान की सबसे रेयर चीज बना सकते हैं। वो बताता है कि रूबी मोस्टर इस जंगल में पाए जाते हैं और वो खाने में उसी फूल का रस पीते हैं, इसलिए तुम्हें वो फूल इसी जंगल में मिल जाएंगे। अब अगले दिन मकोतो रिब्रेंड के पास जाता है और कुछ दुकान को किराए पर मांगता है। रिब्रेंड हाँ बोलता है और अपने बटर को दुकान खोलने के लिए भेज देता है। कहता है आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। मकोतो सोचता है इसने तो मेरा दिमाग पढ़ लिया। मकोतो बोलता है अगर हमने बिजनेस खोला तो हमें किंगडम को सूचना देनी पड़ेगी और किंगडम को सूचना मिलने पर वो आपकी जासूसी करेंगे। ये बात मकोतो को रिसेप्शनिस्ट ने बताई थी और इसी वजह से वो दुकान किराए पर ले रहा है। ब्रेंड बताता है कि सिटी में एक जगह है जहाँ पर आप अपनी पसंद की दुकान लगा सकते हैं। ये सुनकर मकोतो काफी खुश होता है और उसे शुक्रिया बोलता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम मियो को देखते हैं जहाँ पर वो उस जंगल में चली जाती है। अभी हम कुछ एडवेंचर को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ लोग नजर रखे हुए थे। कहते हैं इन्हें देवी ने भेजा है और ये देवी के बहुत खास हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पर हाई भेज देना।